हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो टॉपिक हमारा भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश ये हमारे देश का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। जो हमारे भारत के जो किसी भी क्षेत्र के क्या भौतिक प्रदेश होते हैं, जिनमें सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश भारत का कौन सा है? हमारा जो भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हमारे चतुर्थकल्प मतलब क्वाटरनरी पीरियड में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। और ये हमारे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है उनमें से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ जो जलोढ़ मैदान है उनमें से एक है हमारा कौन सा? भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? ये हमारे 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। सतह की बात करें तो ये हमारे क्या है? एक समतल मैदान है, मतलब एक फ्लैट मैदान है जिसका ढाल क्या है? बहुत ही मंद है, मतलब एक जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप का मतलब कोई चीज तो इस तरह तिरछी होती है और ये कोई चीज इस तरह तिरछी होती है, मतलब बिल्कुल जेंटल स्लोप है। पानी बहता है लेकिन आराम से बहता है। बात करें जिसे हम जेंटल स्लोप कहते हैं, जिससे हमारी क्या नदियां धीमी गति से बहती है और बड़े पैमाने पे अवसादों का निक्षेपण करती है। धीरे धीरे बहने वाली नदियां क्या करती है? अवसादों का निक्षेपण भी बहुत ज्यादा करती है। बात करें इस प्रदेश की ऊंचाई की, तो इस प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 185 मीटर है। कितनी? 185 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अवसादों की गहराई की बात करें तो इस क्षेत्र में जलोढ़ जो अवसाद है, मतलब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, इसका निक्षेपण लगभग 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। मतलब 2 किलोमीटर की गहराई तक हमारा निक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा, जो हमारे क्या है? जलोढ़ अवसाद है। इसी की वजह से ये क्या है? ये मिट्टी उर्वरक रहती है, मतलब इसकी उर्वरता का यही मुख्य कारण है। उपयोगिता की बात करें तो ये अत्यधिक उपजाऊ मैदानी प्रदेश है। ये क्या हमारे अत्यधिक उपजाऊ मैदानी प्रदेश है, जो हमारे क्या कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जनसंख्या की बात करें तो इसकी उर्वरता और समतल भूभाग, क्या इसकी उर्वरता और समतल भूभाग होने की वजह से यहाँ जनसंख्या का निवास सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिससे यह क्या है? हमारा भारत की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र बन जाता है। ये क्या बन जाता है? भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र बन जाता है। बात करें जो भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश है, इसको हम 4 भागों में बाँटते हैं। कितने भागों में बाँटते हैं? 4 भागों में बाँटते हैं। पहला भाग आता है हमारा राजस्थान का मैदानी, दूसरा हमारा क्या? समतल का मैदान, सत समतल क्या? सतलज का मैदान, तीसरा आता है हमारे कौन-सा? गंगा का मैदान और चौथा आता है हमारा कौन-सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम क्या जो उत्तर भारत का जो मैदानी प्रदेश है, उसको 4 भागों में बाँटते हैं। कौन-कौन से भाग है? एक हमारा राजस्थान का मैदान है, दूसरा सतलज का मैदान है, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसको हम चित्र में भी देख सकते हैं। एक तो हमारा ये राजस्थान का जो मैदान है, ये वाला क्षेत्र है। ये हमारा सतलज का मैदान ये वाला क्षेत्र है। गंगा का मैदान पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र है, जिसे 3 भागों में बाँटा गया है चित्र में। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा या दक्षिणी गंगा। और ये वाला क्षेत्र जो हमारा कौन-सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो चित्र में भी हम इसको देख सकते हैं जो भागों में बाँटा गया है उसे। तो एक-एक करके इन चारों भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग आता है कौन-सा? राजस्थान का मैदान। कौन-सा भाग है? राजस्थान का मैदान। तो ये मैदान हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ? अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाने वाला मैदान है राजस्थान का मैदान। और इसकी जलवायु क्या है? शुष्क और अर्धशुष्क है। बात करें क्या? इसकी जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्धशुष्क। आप इसे याद रखेंगे। ढाल की बात करें तो जो राजस्थान के मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। किधर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। तो आप इसे देख सकते हैं, जो लूनी नदी है वो इसी जो मैदानी क्षेत्र से होके बहती है। कहाँ से? जो हमारे ये राजस्थान के मैदान से होके बहती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य नदी है लूनी नदी, जो हमारा अंतर्देशीय अपवाह तंत्र का हिस्सा, मतलब ये कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। और ये हमारी जो कच्छ का रण है, गुजरात का क्षेत्र है, तो कच्छ के रण में जाके समाहित हो जाती है। कौन सी? हमारी लूनी नदी। और ये अंतर्देशीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारा राजस्थान का मैदान है, इसकी क्या विशेषता है? तो ये हमारे मैदान क्या है? थार के मरुस्थल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब कि इस मैदान की बात करें तो थार के मरुस्थल का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ये वाला मैदान। बात करें इसकी तो ये जो राजस्थान का मैदान है, ये इसके भी 2 भाग किए जाते हैं। इसे भी हम 2 भागों में बाँटते हैं। कौन-कौन सा? एक तो है राजस्थान बांगर और एक हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। एक तो राजस्थान बांगर है और एक हमारा क्या? मरुस्थलीय क्षेत्र।
तो हमारे क्या है, दोनों को बाँटने का काम करती है 25 सेमी समवर्षा रेखा। कौन-सी? 25 सेमी समवर्षा रेखा है, जो हमारे राजस्थान के मैदान को 2 बराबर भागों में बाँटती है। कौन-कौन सी? एक तो हमारा राजस्थान बांगर है, ये हमारे अरावली पर्वतमाला और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक? ये हमारे अरावली पर्वतमाला और जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके बीच का क्षेत्र है, आप इसे याद रखेंगे। चित्र में भी हम देख सकते हैं, ये हमारे क्या अरावली क्षेत्र है, ये वाले क्या अरावली क्षेत्र है। तो यहाँ से लेकर ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, ये राजस्थान बांगर वाला क्षेत्र है। जब राजस्थान का भूगोल देखेंगे हम, तब ये राजस्थान बांगर को हम 4 भागों में बाँटेंगे। कौन-कौन से 4 भाग हो गए? इसमें जो सबसे नीचे वाला भाग होगा, ये हमारा लूनी बेसिन वाला होगा। इसके बाद वो ऊपर वाला भाग कौन-सा होगा? इसमें हमारा नागौर उच्चभूमि होगा। इसके ऊपर वाला भाग कौन-सा होगा? तीसरे नंबर का भाग, ये हमारे शेखावटी अंतर्वर्ती प्रदेश होगा और चौथा भाग होगा हमारा कौन-सा? घग्गर नदी क्षेत्र। तो हम आगे जब हम राजस्थान का भूगोल देखेंगे, तब वहाँ पे राजस्थान बांगर को 4 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में हमारे 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, जिससे ये क्या हमारे अर्धशुष्क क्षेत्र बन जाता है। क्या? अर्धशुष्क क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ पे कहीं-कहीं क्या हमारे लवणीय झीलें, जैसे हमारा सांबर झील जो हमारे नागौर झील की है, नागौर जिले के अंदर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा था? मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और भारत पाकिस्तान सीमा जो हमारा रेड क्लिफ रेखा है, इन दोनों के बीच में स्थित है। कौन सा? मरुस्थलीय क्षेत्र। वर्षा की बात करें तो मरुस्थलीय मैदान में 25 सेंटीमीटर से भी बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 25 से भी बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है। जिसमें हमारा सम वाला क्षेत्र है, तो सम वाले क्षेत्र में तो 0 सेंटीमीटर सम वर्षा होती है। मतलब वहां तो केवल कितनी? 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जिससे ये क्या हमारे शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाएगा। जिससे ये क्या? एक शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ हमारे रेतीले टीले, धोरे और नमक की झीलें मुख्य भू आकृति हैं। तो हमने राजस्थान का मैदान देख लिया है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा? सतलज का मैदान। कौन सा मैदान है? सतलज का मैदान। और ये मैदान हमारे मुख्य रूप से हमारे पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। जो सतलज का मैदान है कहाँ-कहाँ फैला हुआ है? ये हमारे पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला है। जिसे अक्सर हम क्या पंजाब हरियाणा मैदान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पंजाब हरियाणा मैदान के नाम से भी जानते हैं। इस मैदान की खासियत क्या है? मतलब यहाँ से कौन-कौन सी नदियाँ बहती है? तो ये इस मैदान की मुख्य नदियाँ हमारी रावी, व्यास और सतलज। आप इसे याद रखिए। रावी, व्यास और सतलज क्या हमारे इस मैदान की प्रमुख नदी है। ये तो आपको पता होगा 1960 का जो सिंधु जल समझौता हुआ था। कौन सा? 1960 का जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इसके अंदर 3 नदियाँ सी, जे और आई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह सकते हैं। सीजेआई का मतलब होता है चिनाब, झेलम और इंडस। ये 3 नदियाँ क्या पाकिस्तान को दी गई है। कितनी नदियाँ? 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई है। तो 3 नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान भी किसके पास आएँगे? पाकिस्तान के पास ही जाएँगे। ये 1960 का जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, उसके तहत। इसके बाद 3 नदियाँ कौन-कौन सी? रावी, व्यास और सतलज। ये 3 नदियाँ हमारे भारत को मिलती है। कौन-सी? रावी, व्यास, सतलज तो हमारे भारत को मिलती है और सीजेआई मतलब चिनाब, झेलम और इंडस, जिसे सिंधु भी कहते हैं। 3 नदी हमारे किसको? पाकिस्तान को मिलती है। इसलिए सतलज के मैदान में हमारे रावी, व्यास और सतलज इनके द्वारा बनाए गए जो मैदान है, इन नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों को ही शामिल किया जाता है। ये नदियाँ क्या है? हिमालय से निकल के इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है और इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। इस मैदान की ढाल की बात करें तो इस मैदान का ढाल भी हमारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहाँ से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। बात करें इसकी उर्वरता की, तो भारत के अत्यधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है, जहाँ हमारी कृषि उत्पादकता बहुत अधिक है। कृषि उत्पादकता मतलब एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कितना हम उत्पादन कर सकते हैं। तो और क्षेत्रों के मुकाबले देखें, तो हमारे इस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। विशेष रूप से किसकी? गेहूँ और चावल की उत्पादकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, वो भी हमारे इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुई थी। दोआब की बात करें, दोआब किसे कहते हैं? सबसे पहले दोआब की परिभाषा देख लीजिए, दोआब क्या होता है? तो दोआब 2 नदियों के बीच की भूमि होती है। 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है, उसे दोआब कहते हैं। और इस मैदानी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण दोआब पाए जाते हैं, जो इनकी क्या कृषि समृद्धि का आधार बनते हैं। तो भारत के हिस्से में तो ऐसे देखें तो टोटल 5 दोआब होते हैं। कितने? 5 दोआब होते हैं, लेकिन भारत के हिस्से में तो केवल 2 ही दोआब आते हैं। कौन-कौन से? एक तो बारी दोआब और एक बिस्त दोआब। दोआब का नाम दोनों नदियों के नाम के शॉर्ट में होता है, मतलब शुरू के अक्षरों को मिला करके दोआब का नाम बनाया जाता है। तो भारत के हिस्से में 2 दोआब आते हैं। एक तो बारी दोआब, बारी में 2 अक्षर है, बा से व्यास, री से राव। तो आप इसे याद रखें, बा से तो हमारे व्यास और री से क्या है? रावी। तो 2 नदियाँ हैं, बारी मतलब
व्यास और रावी। इन नदियों 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, वो हमारे बारी दोआब कहलाएगा। दूसरा हमारा बिस्त, बी का मतलब व्यास, इस्त का मतलब सतलज। तो बिस्त का दोआब है, इसका मतलब होगा हमारे व्यास और सतलज नदी के बीच का जो मैदान है, उसे हम बिस्त दोआब कहेंगे। फिर बात करें मालवा के मैदान की, तो हमारे सतलज और घग्गर नदी के बीच जो पंजाब में स्थित जो मैदान है, वो हमारा कौन-सा मालवा का मैदान है। आप इसे याद रखें। मालवा वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन फिर भी मालवा का मैदान कहाँ पाया जाएगा? ये हमारे सतलज और घग्गर नदी के बीच में हमारे पंजाब में मालवा का मैदान पाया जाता है और ये भी हमारे एक उपजाऊ मैदान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर आता है हरियाणा भिवानी बांगर। क्या? हरियाणा भिवानी बांगर की बात करें तो हमारा घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच हरियाणा में स्थित एक अर्ध शुष्क मैदान है। कौन सा? हमारा हरियाणा भिवानी बांगर। तो इस तरह आप देख सकते हो कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो हमारी कौन सी है ये तुम्हारे रावी नदी है, ये हमारी व्यास नदी है, ये हमारी सतलज नदी है, ठीक है, ये हमारी घग्गर नदी है और ये हमारी यमुना नदी है। आप इसे याद रखें कौन कौन सी। ये तो हमारी कौन सी है? ये तो हमारी है रावी नदी। कौन सी नदी? ये रावी नदी। ये हमारी कौन सी? व्यास नदी। ये हमारी कौन सी है? सतलज नदी। ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी घग्गर नदी है। ये वाली कौन सी? घग्गर नदी। और ये वाली कौन सी नदी है? हमारी यमुना नदी। इनके बीच के जो मैदान है उनके नाम देखें तो सबसे पहले हमारे रावी और व्यास का मैदान कौन सा है? बारी दोआब। फिर हमारे व्यास और सतलज के बीच का दोआब है हमारे बिस्त दोआब। इन दोनों के बीच के दोआब की बात करें जो हमारे कौन कौन सा है? सतलज और घग्गर नदी। तो सतलज और घग्गर नदी के बीच के मैदान का नाम है मालवा का मैदान और जो हमारे घग्गर और यमुना नदी है इन दोनों के बीच के मैदान को कहते हैं हरियाणा भिवानी बांगर। आप इसे याद रखेंगे। तो परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे हम पंचदोआब, जो हमने शुरू में आपको बताया था कि जो सिंधु नदी है तो सिंधु नदी से हमारे पंचदोआब का निर्माण होता है। कितने पंचदोआब का निर्माण होता है? तो आपको वैसे नाम का तो पता ही होना चाहिए। 3 दोआब हमारे पाकिस्तान को मिलते हैं, 2 दोआब हमारे भारत को मिलते हैं। बात करें पंजाब का नाम पंच और आब मतलब पानी या नदियां। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 5 नदी के द्वारा पानी लाया जाता है वो हमारे पंजाब कहलाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 5 नदी की भूमि कहलाएगी और यहाँ पे हमारे कौन कौन से दोआब है। तो इन नदियों से मिलकर कौन कौन से दोआब बनते हैं? एक तो हमारा बनता है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब हमारे सतलज और व्यास नदी के बीच में, बारी दोआब हमारे व्यास और रावी की नदी के बीच में। तो ये दोनों के दोनों दोआब क्या हमारे भारत के हिस्से में आते हैं। बाकी के 3 दोआब है कौन-कौन से? रेचना दोआब, छाछ दोआब और सिंधु सागर दोआब। कौन-कौन सा? रेचना दोआब, छाछ दोआब और सिंधु सागर दोआब। ये तीनों के तीनों दोआब हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। रेचना दोआब की बात करें तो रावी और चिनाब नदी के बीच में, किसमें? रावी और चिनाब नदी के बीच में हमारे रेचना दोआब है। छाछ दोआब की बात करें तो हमारे चिनाब और झेलम नदी के बीच में, किसमें? चिनाब और झेलम नदी के बीच में हमारे कौन सा? छाछ दोआब है। फिर हमारे सिंधु सागर दोआब है तो हमारे झेलम और सिंधु नदी के बीच में, किसमें? झेलम और सिंधु नदी के बीच में हमारे सिंधु सागर दोआब है। तो चिनाब, झेलम और सिंधु नदियां मुख्यतः कहाँ? पाकिस्तान में बढ़ती है। इसलिए इनके दोआब का अधिकांश भाग कहाँ पे? पाकिस्तान में है। आप इसे याद रखेंगे। रेचना, छाछ और सिंधु सागर दोआब ये भारत से संबंधित नहीं है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमने क्या? सतलज का मैदान देख लिया। तो 2 मैदान हमने देख लिया, राजस्थान का मैदान और सतलज का मैदान। अब आता है हमारा कौन सा? गंगा नदी का मैदान। तो गंगा नदी के मैदान की बात करें जिसे गंगा प्लेन्स कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा मैदान है जो मुख्य रूप से हमारे किन-किन राज्यों में फैला हुआ है? ये मुख्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ क्या है हमारी? गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। तो इस तरह जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ उनसे मिलके बनता है हमारा कौन सा? गंगा का मैदान। बात करें इसके ढाल की तो इस मैदान का ढाल हमारे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। हाँ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इस तरह से हमारा इसका ढाल है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे गंगा नदी के बहाव दिशा का अनुसरण करता है। किसके? गंगा नदी जहां-जहां से होकर बहती है उसका अनुसरण करता है इसका ढाल। फिर उत्पादन और जनसंख्या की बात करें तो ये सर्वाधिक उत्पादन जो हमारे खासकर कृषि वाला मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे हमारे क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो बात करें इसके प्रादेशिक खंड की, किसकी? प्रादेशिक खंड या प्रादेशिक नामों की बात करें, तो किस क्षेत्र में से किस नाम से जाना जाता है? पहले चित्र में आपको बता दें, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से रोहिलखंड वाला क्षेत्र कहेंगे। जो लखनऊ के पास वाला क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहेंगे? अवध का वाला क्षेत्र कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे। जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी क्या? मध्य उत्तर प्रदेश है, पूर्वी या मध्य उत्तर प्रदेश है, जिसे हम अवध कहेंगे। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ रोहिलखंड कहेंगे। जो हमारे बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार वाले क्षेत्र में हमारे क्या जहाँ से गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है
तो उत्तर वाले क्षेत्र को हम मिथिला कहेंगे और दक्षिण वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, मगध कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे। अब एक गंगा नदी की सहायक नदी कोसी नदी, दूसरी सहायक नदी हमारी महानंदा नदी। एक तो हमारी कोसी नदी है और एक महानंदा नदी है। इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं बारिंद। आप इसे याद रखेंगे। और हमारे दो सहायक नदी है किसकी, गंगा नदी की, एक तो हमारी दामोदर नदी है और एक स्वर्णरेखा नदी है। इन दोनों नदियों के बीच के जो मैदानी क्षेत्र है, इसे रार कहेंगे। आप इसे याद रखेंगे। चित्र को भी आप बनाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अब देखेंगे इनको प्रादेशिक नाम, वापस टेक्स्ट में देख लेते हैं। तो इस मैदान को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। जो हमारे ये मैदान है, इस मैदान को क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। जैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसे हम कहते हैं रोहिलखंड। क्या कहते हैं, रोहिलखंड कहेंगे। लखनऊ के पास का जो मध्य उत्तर प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है, जो हमारा का रोहिलखंड वाला क्षेत्र है, रोहिलखंड क्या लखनऊ के पास वाला क्षेत्र है, इसे अवध कहेंगे। तो अवध की सैन्य की हमारे क्या राजस्थान के निमित छावनी में थे। आप इसे याद रखेंगे। और जो अवध वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हमारे अंग्रेजों ने जो हमारे धोखे से अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। और इसी के लिए कहा गया था कि एक चेरी फल है जो हमारे क्या अंग्रेजों के मुंह में अपने आप ही आ गिरेगा। तो यही कहा गया था अवध के लिए। बात करें हमारे मिथिला की, तो मिथिला बिहार में जो गंगा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र है, ये मिथिला कहलाता है और ये बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र है। फिर मगध की बात करें तो मगध बिहार में दक्षिण और गंगा नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र है। मगध के हमारे बिहार में दक्षिण गंगा नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र है और ये प्राचीन मगध साम्राज्य वाला क्षेत्र। कौन सा, मगध वाला क्षेत्र। बात करें हमारे बारिंद की, तो कोसी नदी और महानंदा नदी, कौन कौन सी नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच वाला जो मैदानी क्षेत्र है, जो पुराना जलोढ़ी मैदान है, उसे हम बारिंद कहेंगे। तो कोसी और महानंदा नदी के बीच का जो पुराना जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है, उसे क्या कहेंगे, बारिंद कहेंगे। और ये मुख्यतः हमारे से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। फिर रार की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के बीच का, क्या दामोदर स्वर्णरेखा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, रार क्षेत्र कहेंगे। और ये क्षेत्र हमारे क्या पठारी और मैदानी विशेषताओं का मिश्रण है। ये क्षेत्र क्या हमारे पठारी और मैदानी विशेषताओं का मिश्रण है। अब देखेंगे तीन मैदानों में देख लिए कौन कौन से, राजस्थान का मैदान, सतलज का मैदान और हमने गंगा का मैदान तो देख ही लिया। अब देखेंगे हम चौथा और आखिरी मैदान, और वो कौन सा हमारे ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्यों, क्योंकि राजस्थान भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश को हम चार भागों में बांटते थे। इसमें चौथा भाग कौन सा था हमारे, कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो मैदान की बात करें तो यह मैदान मुख्य रूप से हमारे असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में स्थित है ये वाला मैदान। जो असम में हमारे धुबरी से सदिया तक, असम में कहा, धुबरी से सदिया तक 650 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। कितनी दूरी में, 650 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ। कहां से कहां तक, धुबरी से सदिया तक। आप इसे याद रखें, कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। बात करें इस मैदान के आकार की, तो ये कैसा है, सकरा मैदान है। ये कैसा मैदान है, ये एक सकरा मैदान है, जिसकी चौड़ाई कितनी, 100 से 150 किलोमीटर। आप इसे याद रखेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी, 100 से 150 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 650 किलोमीटर लंबाई है, जो हमारे धुबरी से सदिया तक फैला हुआ है। कृषि की बात करें तो इस मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से चावल और जूट, जिसे पटसन भी कहते हैं, इसकी खेती की जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से किसकी, चावल और जूट की खेती की जाती है। ढाल की बात करें तो इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहां से कहां तक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस मैदान का ढाल है, जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव की दिशा का अनुसरण करता है। जो हमारे किसका, ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का की दिशा है, उसका अनुसरण करता है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसकी विशेषता की, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए, या ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जो भारी मात्रा में अवसाद है, क्या ब्रह्मपुत्र नदी जो भारी मात्रा में अवसाद लेके आती है, और उन अवसादों के कारण यहाँ हमारे बड़े बड़े नदी द्वीप, जैसे हमारे मजुली द्वीप है और बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, हमारे मजुली द्वीप। आप इसे याद रखें, जो हमारे का ब्रह्मपुत्र मैदान के अंदर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक जो हमारे द्वीप है, नदी द्वीप, जो नदी द्वीप का नाम है मजलू द्वीप। कौन सा, माजुली द्वीप। साथ ही साथ क्या ब्रह्मपुत्र नदी के कारण इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बाढ़ भी आ जाती है। आप इसे याद रखेंगे। फिर संरचना के आधार पर मैदानी क्षेत्र का जो मैदानी भाग है, उसके वर्गीकरण की बात करें। किसके आधार पे, संरचना के आधार पे। वैसे तो हमने जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है उसके तो प्रकार देख लिए। अब देखेंगे संरचना के आधार पर मैदानी भाग का वर्गीकरण। तो उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदानों को हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की जैसी प्रकृति है। इसके द्वारा नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की प्रकृति और निक्षेपण प्रक्रिया के आधार पे, क्या, अवसादों की प्रकृति और निक्षेपण प्रक्रिया के आधार पे चार मुख्य भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, चार मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक भाग का प्रकार हमारा कौन सा, भाबर मैदान, एक हमारे तराई मैदान, फिर खादर मैदान, बांगर मैदान, ये इसी क्रम में लिखे जाएंगे। आप इसे याद रखेंगे।
जो हमारी नदियाँ सबसे पहले अवक्षेप लेके आती है और निक्षेपण करती है, तो सबसे पहले हमारे भाबर के मैदान बनते हैं, फिर हमारे तराई के मैदान बनते हैं, फिर खादर के मैदान और लास्ट में और क्या बांगर के मैदान बनेंगे। आप इसे याद रखेंगे। फिर लास्ट में हमारा कौन-सा डेल्टा प्रदेश आता है। कौन-सा प्रदेश आता है? डेल्टा प्रदेश। तो एक-एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कौन-सा भाबर का मैदान। कौन-सा मैदान आएगा? भाबर के मैदान की बात करें। तो ये मैदान हमारे शिवालिक पहाड़ी के ठीक नीचे, कहाँ पे? शिवालिक पहाड़ी के ठीक नीचे जो हमारे गिरिपद वाला क्षेत्र है, जो हमारा पिडमोंट वाला क्षेत्र है, वहाँ पे पाया जाता है हमारा कौन-सा भाबर का मैदान। तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे पर्वत है, हिमालय पर्वत में जो सबसे नीचे वाले पर्वत है, वो कौन से? हमारे शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी शिवालिक की पहाड़ियाँ? उनके ठीक नीचे जो गिरिपदीय क्षेत्र है, जिसे हम पिडमोंट रीजन कहते हैं, वहाँ पे पाया जाता है हमारा भाबर का मैदान। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बड़ी-बड़ी चट्टानों, कंकड़ पत्थरों और मोटे-मोटे अवसादों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? बड़ी-बड़ी चट्टानों, कंकड़ पत्थरों और मोटे अवसादों से हुआ है, जिन्हें क्या हमारी नदियाँ क्या करती है? पहाड़ों से नीचे खींच के लेके आती है। पहाड़ों से जब नीचे खींच के आते हैं, इसी वजह से इसमें बड़े-बड़ी चट्टानें होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, मोटे-मोटे अवसाद होते हैं। बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर तक होती है। कितनी? इसकी चौड़ाई हमारे 8 से 15 किलोमीटर तक होती है। नदी के प्रवाह की बात करें, तो इस मैदानी क्षेत्र में नदियाँ बड़े अवसादों के नीचे से बह के आती है। कहाँ से? बड़े अवसादों के नीचे से बह के आती है, जिससे नदी की धारा सतह पे अदृश्य हो जाती है। सतह पे नदी की धारा दिखती नहीं है और केवल बड़ी नदियाँ ही सतह पे आके दिखती है, छोटी नदियाँ तो बिल्कुल नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो पत्थरों के नीचे से बहती है। बात करें कृषि की, तो बड़े पत्थरों और कंकड़ों की अधिकता की वजह से। किसकी वजह से? बड़े पत्थरों और कंकड़ों की अधिकता की वजह से यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंकड़ों में कृषि नहीं की जाती है। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा? तराई मैदान। कौन-सा आता है? तराई मैदान। तराई मैदान की बात करें, तो ये भाबर मैदान के ठीक नीचे दक्षिण में स्थित है। कहाँ? भाबर मैदान के ठीक नीचे दक्षिण में स्थित है। विस्तार की बात करें, तो भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में, कितनी? 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है हमारा तराई का मैदान। नदी प्रवाह की बात करें, तो इस क्षेत्र में भाबर में या भाबर क्षेत्र में जो अदृश्य हो गई थी नदियाँ, मतलब बड़े-बड़े कंकड़ पत्थरों की वजह से, क्या चट्टानों की वजह से जो नदियाँ जमीन के नीचे से बह रही थी, वो दोबारा से सतह पे दिखने लगती है। किस कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। जिससे यहाँ जल का अनियमित प्रवाह और दलदली परिस्थितियाँ पैदा होती है। जिससे यहाँ क्या हमारे जल का अनियमित प्रवाह और दलदली परिस्थितियाँ पैदा होती है। फिर वनस्पति और वन्यजीव की बात करें, तो यहाँ पे हमारे गहन वनस्पति और विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इसे एक घना जंगल, तो इसे क्या है? एक घना जंगल और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र बनाते हैं। कृषि की बात करें, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में साफ करके, जो हिस्से हैं उनको साफ करके खेती की जाती है। जो भी किसकी है? हमारी गन्ने और चावल की खेती की जाती है। हालाँकि देखें तो ये क्षेत्र हमारे मच्छर और कई बीमारी के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि तराई क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा होता है और पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। तीसरा क्षेत्र आता है हमारा कौन-सा? खादर मैदान। कौन-सा मैदान आता है? खादर मैदान की बात करें, तो यह हमारे नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र है, फ्लड प्लेन, उनमें पाए जाने वाले नए जलोढ़ के अवसाद होते हैं, न्यू एलुवियल सेडिमेंट्स, उनके मिल के बनता हमारे ये वाला मैदान। कौन-सा मैदान है? ये हमारे का खादर का मैदान है। खादर मतलब खाद, मतलब अच्छा। निर्माण की बात करें, तो हर साल आने वाली जो बाढ़ है, क्या हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा नई मिट्टी मतलब गाद लाई जाती है और यहाँ पे जमा की जाती है, जिसकी वजह से मैदान बनते हैं। जो हमारा हर साल बाढ़ के दौरान नदियाँ क्या करती है? नई मिट्टी मतलब गाद लेके आती है और यही गाद क्या करती है? इस मैदानों का निर्माण करती है। उर्वरता की बात करें, ये गाद क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि हर साल नई और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी यहाँ पे आके जमा होती है। उत्पादकता की बात करें, तो यहाँ सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है, जिससे ये क्या हमारे कृषि के लिए आदर्श होता है। किसके लिए आदर्श होता है? कृषि के लिए आदर्श क्षेत्र होता है। स्थानीय क्षेत्र नाम की बात करें, तो इसे स्थानीय रूप में हमारे पंजाब में क्या कहते हैं? बैट कहते हैं। स्थानीय रूप में इसे क्या कहते हैं? बैट कहते हैं। चित्र में हम इसको समझ सकते हैं। सबसे ऊपर क्या है? हमारे हिमालय। हिमालय से नीचे जस्ट नदियाँ बहती है और नदियाँ क्या पत्थरों के नीचे से बहती है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर मैदान, जो हमारे 8 से 15 किलोमीटर वाला क्षेत्र है। फिर आता है हमारा तराई क्षेत्र, जो नदियाँ हैं ये ऊपर आ जाती है। कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है ज़मीन से। उसे हम कहते हैं 15 से 30 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद बांगर आता है, जो साइड वाला, और बीच वाला कौन-सा? खादर क्षेत्र है। आप इसे याद रखेंगे और बीचों-बीच क्या हमारी नदी घाटियाँ मतलब रिवर वैली पाई जाएगी। फिर आता है हमारा चौथा क्षेत्र कौन-सा था? बांगर मैदान। बांगर मैदान की बात करें, तो पुराने जलोढ़ अवसाद, जो हमारा ओल्ड एलुवियल सेगमेंट, क्या? ओल्ड एलुवियल सेडिमेंट है, उनसे मिलके बनता है हमारा बांगर मैदान। जो है नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं।
जो नदियों के बाढ़ वाला क्षेत्र होता है उससे ऊँचा होता है हमारा कौन-सा? बांगर मैदान। चित्र में भी आप देख सकते हो बांगर मैदान तो ऊपर है। ये बांगर मैदान ऊपर वाला है और नीचे के हमारे क्या है? खादर मैदान। आप इसे याद रखेंगे। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण उन जलोढ़ मिट्टी से होता है। क्या इनका निर्माण उन जलोढ़ मिट्टी से होता है जो हजारों सालों तक नदी के द्वारा जमा की गई है। किसके द्वारा? हजारों सालों पहले नदियों के द्वारा जमा की गई थी। अभी नहीं, वर्तमान की नहीं बात कर रहे, पहले, बहुत पहले हमारी नदी के द्वारा जमा की गई थी। बात करें अब उनके के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी थी, वो तो बह गई या उड़ गई। अब क्या बच गया उनके अंदर? अब उनके अंदर कैल्शियम के पिंड बच गए। तो बांगर क्षेत्र में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप में कंकड़ कहा जाता है। और ये कंकड़ क्या मिट्टी की उर्वरता को कुछ हद तक कम कर देते हैं। तो बांगर की बात करें तो किसी समय पे इसमें उपजाऊ मिट्टी थी, लेकिन क्या समय के साथ मिट्टी, पानी और हवा इनकी वजह से क्या है ये मिट्टी के क्षरित हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी चली जाती है और लास्ट में क्या बच जाते हैं? कैल्शियम के पिंड, जिसे कंकड़ कहा जाता है, जो इसकी उर्वरता को कुछ हद तक कम कर देते हैं। उर्वरता की बात करें तो ये भी हमारे उपजाऊ मैदान है, लेकिन खादर की तुलना में थोड़ी उर्वरता इनमें थोड़ी कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसे हर साल नई मिट्टी नहीं मिल पाती है। उत्पादन की बात करें तो यहाँ भी हमारे सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इन क्षेत्रों में भी हमारे अच्छी खेती की जा सकती है। स्थानीय नाम की बात करें तो पंजाब में इन्हें धाया कहते हैं। पंजाब में इस क्षेत्र को धाया कहते हैं, जबकि हमारे जो खादर वाला क्षेत्र था इसे बेट कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे। फिर बूढ़ की बात करें तो बूढ़ किसे कहेंगे? तो बांगर क्षेत्र में जहाँ अधिक अपर्दन होता है, या बांगर क्षेत्र में जहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन या अपर्दन होता है, जहाँ पे हमारे ऊपरी जो मुलायम मिट्टी है उसकी परत नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सतह पर कंकड़ी कठोर और कम उपजाऊ भूमि बच जाती है। तो उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? बूढ़ कहते हैं। पांचवा और आखिरी रीजन आता है हमारा कौन सा? डेल्टा प्रदेश। डेल्टा प्रदेश की बात करें तो डेल्टा प्रदेश नदी के द्वारा समुद्र में गिरने से पहले जो त्रिभुजाकार भूभाग बनाया जाता है। किसके द्वारा? डेल्टा प्रदेश क्या होता है? नदियों के द्वारा समुद्र में गिरने से पहले जो बनाया गया त्रिभुजाकार भूभाग होता है, जहाँ नदियां अपनी धाराओं को कई वितरिकाओं में बांट देती है और बारीक अवसादों का निक्षेपण करती है। उसे हम डेल्टा प्रदेश कहते हैं। कि जैसे ये कोई नदी है, तो जो हमारा ये हमारा सागर है, ये हमारा सागर है, तो इसमें गिरने से पहले बहुत सारी धाराओं में बट जाती है। इस तरह से बहुत सारी धाराएं बना लेती है। आप इसे याद रखेंगे। इस तरह की बहुत सारी धाराएं बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो नदियां क्या करती है? सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण कर लेती है। उदाहरण के रूप में देखें तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलके पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा है। बात करें विशेषता की तो इसमें हमारे पाए जाते हैं चर। तो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाली जो उच्च भूमि होती है उसे हम चर कहते हैं। उच्च भूमि को हम क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। और निम्न भूमि की पाई जाती है उसे बील कहते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में ऊंची उच्च क्षेत्र में पाई जाने वाली भूमि को तो हम चर कहते हैं, और निम्न भूमि को हम क्या बोलते हैं? बील कहते हैं। चर की बात करें तो ये क्षेत्र हमारे बाढ़ के पानी से ऊपर रहते हैं। जो बाढ़ का पानी आता है उससे थोड़ा ऊंचाई पाए जाते हैं, और यहीं पे हमारे लोग मानव बस्तियां बसा के रहते हैं। लोग हमारे कहाँ रहेंगे? चर वाले क्षेत्र में। जबकि बील वाला क्षेत्र जो नीचा क्षेत्र होता है वो से हम बील कहेंगे। और उच्च ज्वार के समय जब पानी ऊपर चढ़ता है मानसून की बाढ़ के दौरान, तो बील क्षेत्र तो पूरी की पूरी पानी में डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। उपयोग की बात करें तो बील क्षेत्र का उपयोग मुख्य रूप से जूट या पटसन को धोने और सड़ाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? जूट या पटसन को हमारे धोने या फिर सड़ाने में करते हैं बील क्षेत्र का उपयोग। जूट प्रसंस्करण का एक हिस्सा हमारा बील क्षेत्र। तर क्षेत्र में हमारे क्या अक्सर मानव बस्तियां, कृषि और नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा उत्तरी भारत के मैदान। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।